फ्रेंड्स, आज मैं दो बेहद अहम इश्यूज पे जो है वो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। जो आम फैम में जो सिविल लिटिगेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है और लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए भी इन दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं आज अर्ज करना चाहता हूँ। वो सबसे पहले है सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। अब सेक्शन 10 जो है वो रेस सब जुडिस को डील करता है और जो सेक्शन 11 है वो रेस जुडिकाटा को जो है वो डील करता है। अब मैं ये बात जो है वो आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आज मेरी वीडियो आप बहुत अच्छी तरह देखेंगे और उसको समझेंगे तो आपको मजीद इन बातों में जो है वो उलझने की जरूरत नहीं होगी और आपके ये दो सेक्शंस जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे। अब एक आदमी ने एक दावा दायर किया, उस दावा की समाप्त के दौरान उसी मैटर इन इशू जो उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था या उस मामला का इन्हसार पहले से दायर शुदा दावा की बुनियाद पे था लेकिन उसने दोबारा नया दावा दायर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मैटर इन इशू को इंटरलिंक्स को एक ही अमर जेर तनाजा को दो दावाजात के जरिए दो रेमडीज के जरिए जो है वो चैलेंज कर दिया गया और राइट यूटिलाइज कर दिया गया। तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि सेक्शन 10 के तहत चूंकि उस पर रेस सब्जुडिस का जो है वो इतलाक होगा कि सेम सब्जेक्ट मैटर वाज already pending before competent forum and that matter was not yet be decided by the said court and the effectiveness of the said decision was effective on other suit filed later on। तो ये तीन चीजों को देखते हुए कोर्ट अगर देखेगी कि ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है किसी और जगह पे सेम डिस्ट्रिक्ट में किसी और फोरम पे, अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ऑलरेडी पेंडिंग है और उसको दोबारा नए दावा की सूरत में नए रेमडी की सूरत में एजिटेट कर दिया जाएगा तो कोर्ट को इख्तियार है कि सेक्शन 10 के तहत जो है वो उसमें से जो एक दावा है उसकी प्रोसीडिंग या जो सब्सिक्वेंट दावा किया गया है मोस्टली उसकी प्रोसीडिंग को स्टे डाउन कर देंगे और उसका जो है वो टिल द डिसीजन ऑफ फर्स्ट स्टे कर लिया जाएगा या उस पार्टी को कहेंगे कि आप जो वन ऑफ देम है उसको जो है विड्रॉ करे ताकि एक ही मैटर में कंप्लीटली जो है वो एडजुडिकेट मैटर हो सके और उसमें कोई कंफ्लिक्टेड जजमेंट ना आ सके। तो इसका सेक्शन 10 का जो हम लुबेलबाब निकालेंगे तो उसका ये हुआ कि एक ही मामला को दो दफा जो है वो सेम टाइम में जो है वो एजिटेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए पहले से जो दायरशुदा मामला है उसकी मौजूदगी में दूसरा नहीं दायर होगा। इसको असूल को कहते हैं रेस सब्जुडिस। और इसमें मैं आप तमाम भाइयों की दोस्तों की रहनुमाई के लिए इस पर बड़ी कंप्रीहेंसिव जजमेंट्स पहले अब लेटेस्ट आई है 2024 सीएलसी पेज 18 है 18 उसमें भी ये सेम मामला था कि पहले ऑलरेडी ये मैटर जो है वो सब्जुडिस था तो उन्होंने जो दूसरा सूट था उसकी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग को जो है वो स्टे डाउन फरमा दिया। अब इसी पे 2021 एसईएमआर पेज 1446 है 1446 वो भी इसी सेक्शन 10 की बाबत बड़ी कंप्रीहेंसिव जजमेंट है। इस पे फिर 2006 एसईएमआर पेज 1262 भी है। ये तीनों जजमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो मजीद जो सेक्शन 10 है ये आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है ये मच इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सिविल प्रैक्टिस में सिविल लॉ में और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है सेक्शन 11 का कहते हैं असूल रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब है रेस सब्जुडिस का मतलब हो गया कि जो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है। रेस जुडिकाटा का आम फॉर्म में मतलब है कि ये मामला ऑलरेडी पहले डिसाइड शुदा है तो उसको दोबारा जो है वो री एजिटेट नहीं किया जाएगा। यानी एक मैटर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहले ऑलरेडी डिसाइडेड शुदा है और मेरिट्स पे उसका डिसीजन हो चुका है तो देन जो है वो दोबारा उसी मैटर को दोबारा री एजिटेट नहीं किया जाएगा और किसी पार्टी को भी सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए जरिए डबल ट्रायल उसका नहीं हो सकता। वो एक अगर कोई बंदा एक म्यूटेशन को चैलेंज करता है उसका सूट खारिज हो जाता है, कोई राइट डिक्लेयर करवाने के लिए सूट करता है उसका सूट खारिज हो जाता है तो वो दोबारा सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम सर्कमस्टांसिस पे सेम काज ऑफ एक्शन पे बिटवीन द सेम पार्टीज जो है वो उसका दोबारा उसको री एजिटेट नहीं कर सकता और उसको दोबारा दावा दायर नहीं कर सकता। अगर वो दावा दायर करेगा तो देन उस पे असूल जो है वो सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा का एप्लीकेबल होगा और कोर्ट को इख्तियार है कि एट एनी स्टेज। अब ये चूंकि एक है लीगल ऑब्जेक्शन, इसके लिए किसी भी मुद्दालय का जवाब दावा में इस ऑब्जेक्शन को रेज करना जरूरी नहीं है।
किसी भी एजिटेट करना, कोर्ट में खुद सर्कमस्टांसिस ऑफ केस से एवेलुएट करना है कि वेदर दैट मैटर वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, वेदर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 11 वाज मेड आउट और नॉट। और ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि इब्तदाई स्टेज पे होगा, आखिरी स्टेज पे होगा, एट एनी स्टेज कोर्ट को इख्तियार है तो वो सेक्शन 11 पे जो है वो डिसाइड करके उस केस का जो फैसला फरमा सकती है। इस पे पीएलजे 2012 लॉक्वेटा पेज 19 जो है वो जजमेंट जो है वो आप जो है वो मुलाजा कर सकते हैं। उसके बाद एक मैटर एजिटेट हुआ रेवेन्यू कोर्ट के पास। अब चूंकि रेवेन्यू कोर्ट बुनियादी तौर पे समरी प्रोसीडिंग करती है और वहां पे एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती, और रेवेन्यू कोर्ट्स अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचती है कि नहीं ये मैटर तो रिक्वायर ऑफ एविडेंस का है और उसका इख्तियार जो है वो सिविल कोर्ट को है। तो अगर कोई ऐसा फैसला रेवेन्यू कोर्ट कर भी देती है तो वो बंदा अगर सिविल कोर्ट में आएगा तो जो डिसीजन वो होगा रेवेन्यू कोर्ट वाला वो रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं करेगा। अब वो बार जुरिस्डिक्शन बार होना या जुरिस्डिक्शन ना होना ये अलग मैटर है, और मैटर पहले से डिसाइडेड शुदा होना ये अलग मैटर है। वो तो है कि अगर वो मेरिट्स पे कोई डिसीजन करते हैं, एसी करता है, एडिशनल कमिश्नर करता है और वो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो नहीं जाते, तो एडिशनल कमिश्नर के पास नहीं जाते तो देन डायरेक्टली सिविल कोर्ट आ सकते हैं। तो वहां पे ये इतराज आएगा कि ये चूंकि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सिविल कोर्ट की बाहर थी और इसकी 172 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके तहत बाहर है, तो पहले वो रेमडीज जो है वो एग्जॉस्ट करके आए और देन जो है वो सिविल कोर्ट में आ सकते हैं। सेक्शन 9 के तहत इख्तियार होगा सिविल कोर्ट को। लेकिन अगर वो ऐसा कह देते कि ये मामला रिक्वायर्ड ऑफ एविडेंस का है, उसमें मेरिट्स की टचिंग नहीं करते, उस पर कोई डिसीजन जो है वो ऐसा मेरिट्स डिसीजन के जुमरा में नहीं आता, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस नहीं होता, तो देन जो है वो अगर आप सिविल सूट में आ जाते हैं तो जो रेवेन्यू अथॉरिटीज का फैसला होगा वो एज ए रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं होगा। इसके लिए जो है वो जो जजमेंट है 2024 सीएलसी पेज 1451 है, 1451 पेज है, बड़ी कंप्रिहेंसिव जजमेंट है, आप इसको जो है वो मुलाजा फरमा सकते हैं। उसके बाद इसी पे दूसरा बात है कि रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये नहीं है कि एक तलबाना खारिज हो गया दावा ड्यू टू नॉन प्रोसेस फी हो गया, अदम दखाल खर्चा अखबार हो गया, जो मेरिट डिसीजन नहीं होते उस पर इश्यूज नहीं बने, या इश्यूज अगर ना भी बने एंड देन अगर 711 अंडर 7 रूल 11 की सब क्लास डी में ड्यू टू एनी लीगल डिफेक्ट कोई सूट खारिज हो जाता है तो वो भी रेस जुडिकाटा में आएगा। लेकिन अदर देन जो है वो अगर ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ प्रोसेस फी होता है, अदम दखाल खर्चा अखबार होता है, तो ऐसे जो फैसला जाते हैं वो रेस जुडिकाटा में नहीं आएंगे, ना ही मेरिट डिसीजन होगा। अब वो 17-3 में हुआ हो, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हुआ हो और मेरिट पे उसका फैसला हुआ हो तो देन जो है वो उस पर सेक्शन 11 की एप्लीकेबिलिटी होगी और उस पर जो है वो रेस जुडिकाटा का असूल जो है वो उसमें अतलाक होगा। अब इसमें एक और मामला उस पर ये इसको दोबारा रीएजिटेट नहीं किया जा सकता, इस पे और जजमेंट है 2017 सीएलसी पेज 1443, ये भी बड़ी कंप्रिहेंसिव जजमेंट है इस रेस जुडिकाटा पे। अब एक और मामला और आ गया कि क्या जो दफा 11 है ये सिर्फ जो सूट्स की प्रोसीडिंग है उस पे एप्लीकेबल है या अदर देन किसी और भी सूरत हाल में ये एप्लीकेबल है। तो उस पे है कि अगर कोई बंदा आफ्टर प्रोनोंसमेंट ऑफ जजमेंट एक इजरा डिग्री दायर करता है, अजरा डिग्री जो है वो बियॉन्ड दी दूसरा पहले एक दायर करके वो वापस ले लेता है, तो वो अगर दोबारा दायर करेगा उसी सेम जो है वो सर्कमस्टांसिस पे, तो जो दफा 11 है रेस जुडिकाटा वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे भी एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ दावाजात पे एप्लीकेबल नहीं है। इस पे जो है वो दूसरा जो अजरा वाला मैटर है इस पे 2010 एमएलडी पेज 187 बड़ी जो कंप्रिहेंसिव जजमेंट जो है वो मौजूद है। तो मैंने ये सेक्शन 10 और 11 सब जुडिस और रेस जुडिकाटा का जो डिफरेंस है वो आपको बताया और उस बाबत मैंने अर्ज की है कि कौन कौन से मामला में होना है चाहिए। तो आप मेरे चैनल यासीन भट्टी एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि जो मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। आप तमाम दोस्तों की समात का बहुत शुक्रिया।